अच्छा बच्चों, देखो मैं आज आप लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताऊंगा। ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि एक चार्ज है यहाँ पे, एक चार्ज है जिसका नाम है Q1 चार्ज। ठीक है। तो इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? ओरिजिन से इस चार्ज तक जो लाइन हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं इसी को ही कहते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर, जिसका नाम है R1 वेक्टर। ठीक है। अब एक और चार्ज हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसका नाम है Q2 चार्ज। अब इसकी भी पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। ओरिजिन से उस चार्ज तक ज्वाइंट कर देंगे और इसकी पोजीशन वेक्टर निकल जाएगी, जिसको जो रिप्रेजेंट करेगा R2 वेक्टर से। R2 वेक्टर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज Q2 इन स्पेस। ठीक है। तो अब ये दो चार्ज है, तो दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। जैसे ये Q2 चार्ज है तो ये Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम है F12 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है। उसी तरीके से अब मान लीजिए एक और चार्ज है यहाँ पर Q3 चार्ज। अब ये Q3 चार्ज है तो इसकी भी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी? ओरिजिन से हम लोग इस चार्ज तक ज्वाइंट करेंगे और इसका नाम दे देंगे R3 वेक्टर। ये R3 वेक्टर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज Q3। ठीक है। तो अब ये Q3 चार्ज जो है वो इस Q1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है ना, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो फोर्स ये Q3 Q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? F13 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। Q3 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाया जिसका नाम है F13 वेक्टर। अब देखिए, इस चार्ज के आ जाने से इस चार्ज के जो फोर्स था इस Q2 चार्ज के कारण Q1 के ऊपर जो फोर्स था इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ दो चार्ज के बीच में ही लगते हैं। इसको कुछ इस तरह से एक एग्जांपल देके समझो। मान लो कि यहाँ पे एक किसी भी परिवार में एक बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा ने जन्म लिया और फिर उसके बाद छोटे बेटे ने जन्म लिए। तो छोटे बेटे के जन्म लेने से बड़े बेटे के प्यार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका प्यार कम नहीं होता है। ठीक वही हाल यहाँ भी है। इस चार्ज जो पहले जो चार्ज था वो जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, इस चार्ज के आ जाने से इसके ऊपर उतने ही फोर्स लगेंगे। हाँ, लेकिन इस चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स की बात करें हम, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इन दोनों फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है। इन दोनों फोर्स का यदि टोटल कर देंगे वही इसके रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स, टोटल फोर्स जो है वो तो इफेक्टेड होगा क्योंकि दो चार्ज है यहाँ पर। लेकिन ये इंडिविजुअल चार्ज की बात करें हम तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चार्ज के कारण। ये बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरीके से मान लो हमने एक और चार्ज ले लिया जिसका नाम है Qn। इस तरह से हमने Q3 के बाद Q4 Q5 Qn चार्ज हमने इस तरह से ले लिया। तो इसकी भी पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? ओरिजिन से लेकर के इस चार्ज तक ज्वाइन कर देंगे और इसका नाम दे देंगे Rn वेक्टर। और ये Rn वेक्टर क्या है? इस चार्ज की पोजीशन वेक्टर है। तो अब चूंकि एक फिर से एक नया चार्ज आ गया है, तो नया चार्ज आ गया तो ये भी इस पहले वाले चार्ज जो स्टार्टिंग वाले जो चार्ज थे उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? F1n वेक्टर। ठीक है, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Qn। Qn ने Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसका नाम है F1n वेक्टर। अब देखिए, यदि हम लोग बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है? व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, जब यहाँ पे बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट रहेंगे Q1 Q2 Q3 Qn, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे।
देन टोटल चार्ज ऑन ए गिवन चार्ज, मतलब ये जो गिवन चार्ज है Q1, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स जो होंगे दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम। यहाँ पर देखो वेक्टर सम की बात हो रही है, नॉट एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रा में हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, वेक्टर का एडिशन एक अलग तरीके से होता है। वेक्टर का सम जो है वो पैरेललोग्राम मेथड से होता है, जो कि क्लास 11th में बताएंगे होंगे आपको। तो इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस ऑन ए गिवन चार्जेस, मतलब उस गिवन चार्ज Q1 के ऊपर बाकी जितने भी चार्जेस है जैसे कि Q2, Q3, Qn, ये सारे चार्ज इस Q1 के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगा रहे हैं, इन सभी फोर्सेस का, जैसे कि F12 फोर्स, F13 फोर्स, F1n फोर्स, इन सभी फोर्स का वेक्टर सम यदि कर देंगे तो इस गिवन चार्ज के ऊपर नेट फोर्स, मतलब टोटल फोर्स जो होगा वो बनेगा। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये बात को समझ में आ रही है बेटे? तो अब देखो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या बन रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? यहाँ पर F1 फोर्स जो है, F1 फोर्स मतलब टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो F1 फोर्स इज इक्वल टू, अब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ये F12, F13, F1n, इन सब का वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो पहले क्या था कि सिर्फ Q1 Q2 था तो एक फोर्स लगा F12, फिर Q3 आया बाद में तो यहाँ पर एक फोर्स और बढ़ गया, तो एक फोर्स और बढ़ गया तो यहाँ पर अब जो रिजल्टेंट बना वो इन दोनों का समेशन हो गया, F12 फोर्स प्लस F13 फोर्स। अब फिर लास्ट में ये Qn आ गया तो एक फोर्स और बढ़ गया, अब रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इन तीनों का समेशन होगा। तो वही कह रहा है कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू द इंडिविजुअल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, जो कि F12 वेक्टर है प्लस F13 वेक्टर है प्लस इसी तरह से हम लोग F1n वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही एक्चुअल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।